आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत उपस्थित हैं जो मल्टी टैलेंटेड और मल्टी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। वर्सटाइल व्यक्ति हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य रश्मि में। आपका भी स्वागत है। पुरुषोत्तम जी, आपने बहुत तरह के कामों को अंजाम दिया है। आप सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, सोशल एक्टिविटी का काम तो आज भी करते हैं। आप पत्रकार हैं जी, आप नेता हैं, आप कई संगठनों से जुड़े हुए हैं। जी। जब से आपने पत्रकारिता प्रारंभ किया, उस दौर के पत्रकारिता में, आपको पत्रकारिता में भी लंबा अरसा हो चुका है, काफ़ी बड़ा अनुभव है आपका, तो उस दौर की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पत्रकारिता की शुरुआत 1992 में मैंने शुरू की थी। लगभग 30 साल होने जा रहे हैं। उस समय की पत्रकारिता एक सेवा के रूप में देखी जाती थी और लोग सेवा करते भी थे, अर्थोपार्जन करने के ख्याल से नहीं आते थे। हाँ, ये बात अलग थी, जो बिग बैनर हैं, जो बड़े मीडिया हाउस हैं, तो उनको तनख्वाह मिलती थी, तो उस पर से उनका जीविकोपार्जन होता था। लेकिन जब से ये यूट्यूब आया है, मतलब जब से यूट्यूबर की भीड़ लगी है, इकट्ठी हुई है, तब से पत्रकारिता नहीं रही। और दुर्भाग्य से कोरोना काल जब शुरू हुआ, तो कोरोना काल के समय तो पत्रकारिता का अवमूल्यन इस कदर हो गया कि मैंने देखा कि जो कल तक रिक्शा चला रहा था, ठेला चला रहा था, वह भी एक माइक लेकर चला और कहा कि मैं पत्रकार हूँ। और जिन छुटभइये नेताओं को मीडिया का कवरेज चाहिए था, उसका उन्होंने इंटरव्यू लिया और बदले में उनसे कुछ राशि प्राप्त की और उनका काम इसी तरह से चलता रहा। मतलब पत्रकारिता एक दलाली का धंधा बन गया। निसंदेह। हालांकि ये कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। और आज के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उसमें से चंद लोगों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे यूट्यूबर दलाल ही हैं। लगभग कमोबेश यही परिस्थिति राजनीति की भी है। जी हाँ। राजनीति में भी पहले का ज़माना था जब लोग सेवा के लिए राजनीति में आते थे, और आज सिर्फ मेवा के लिए लोग आते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, और बहुत खेद है, बहुत तकलीफ़ होती है कि कल तक नेताओं के नाम पर उनकी इज्जत होती थी, लेकिन आज नेताओं के नाम पर कोई भी व्यक्ति इज्जत नहीं देता, बल्कि एक फ़ोटो खिंचा लेता है, लेकिन बाद में गालियाँ बकता है। अच्छा, आप भी वही हैं? और ऐसा आप लोग कहते हैं? ऐसा लोग कहते हैं, ये बड़ी बात मत बोलिए। मैं आपको जस्ट एक जानकारी देने के लिए मैं बता दूं कि हमने पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया है पटना विश्वविद्यालय से, और मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह ये है कि मुझे ये कहते हुए होता है, गर्व महसूस होता है कि हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे थे। और ये जो शहीद स्मारक आप देख रहे हैं, उनके पास, मतलब वह भी थे उसमें, उस ग्रुप में शामिल थे, और उनके पास से, कान के पास से गोली निकल गई थी। तो उस समय तो काफ़ी लोग खुश थे, और काफ़ी प्रॉपर्टी उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए निछावर कर दिया। अब तो समझिए हम लोग के पास सिर्फ जीने के लिए कुछ प्रॉपर्टी बची हुई है, अदरवाइज दादाजी ने सब कुछ देश को निछावर कर दिया। लेकिन आज के जो नेता हैं वो तो दीमक हैं, दीमक की तरह देश को चाट रहे हैं। बस जिस समय वोट लेना होता है उस समय वो सेवक बन के जाते हैं, लेकिन जैसे ही जनता के वोट से वो विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो वह मालिक बन जाता है। मतलब कालनेमी है। एकदम कालनेमी है। ये सारे लोग कालनेमी का दूसरा रूप हो सकते हैं। एक हो सकते हैं नहीं, ऐसा है।
क्या हाँ, चंद लोगों को छोड़ दीजिए, कुछ एक्सेप्शनल हैं ऐसे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 1947 के बाद से जितने भी नेता इस देश में हुए, उन्होंने इस देश का सिर्फ नुकसान किया, फायदा कुछ नहीं किया, चाहे वो धर्म हो, शिक्षा हो या अर्थव्यवस्था हो। ये तो निर्विवाद सत्य है। इतिहास को अगर आप पढ़ें तो इतिहास बताता यही है। इस देश का बंटवारा कैसे हुआ? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर। इसके पीछे कौन था, किसकी जीत थी, ये भी लोग जानते हैं, क्योंकि वोट तो किसी और को मिल रहा था देश का पीएम बनाने के लिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जीत थी। जिन्ना चाहते थे कि भाई नहीं, कुछ नहीं, 6 महीने के लिए मुझे बना दो, मैं तो कैंसर रोगी हूँ, मर जाऊँगा। लेकिन दोनों की जिद ने देश को बांट दिया। लेकिन पाकिस्तान तो अलग होकर फिर भी इस्लाम धर्म पे रहा। धर्म के पर चल रहा है, उसकी एक धर्म है। लेकिन ये तो हमारे नेताओं ने इस देश को सेकुलर स्टेट बना दिया। अब इस सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि नाम पर क्या है कि हम अगर कुछ बोलते हैं, आज भी कल की बात है, आपके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि हिंदू आतंकवादी हैं। आपके जो नेता हैं वो भी खुल्लम खुल्ला अपमानित करते हैं। और आज तो ये सिर्फ किसी पार्टी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लोग समझने वाले समझ जाएंगे, क्योंकि मैं किसी पार्टी का नाम लूँगा तो कि को अच्छा मैं उसका समर्थक हूँ या फिर बहुत तरह की बात आएगी, इसलिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन कुछ उस पार्टी की ये देन है कि आज सारी पार्टियों के लोग जो कल तक इस्लाम की तुष्टीकरण में लगे हुए थे, आज वो हिंदू की तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। मजबूरी में उन्हें भी जाना पड़ता है शिवालय, उन्हें भी जाना पड़ता है मंदिर। आज से लगभग 50 साल पहले सावरकर जी ने कहा था कि एक समय आएगा जब लोग कपड़े के ऊपर भी जनेऊ पहने हुए दिखाई देंगे। वो तो सत्य होता प्रतीत हो रहा है। तो जो सावरकर जी ने कहा तो दिख रहा है ना। ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि राहुल गांधी चुनाव के समय कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर चल रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे। लेकिन अन्य अभी ही की बात है, वो भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं, बीच में जो है आपका नवरात्रि भी पड़ा, लेकिन क्या एक बार भी उन्हें नवरात्रि की शुभकामनाएं दी? नहीं दी। क्या है वो, कभी बच्चे को कंधे पर बैठा रहे हैं, कभी किसी बच्चे से गले मिल रहे हैं, किसी बूढ़ी से गले मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा ये सब गलत है, लेकिन अभी एक तस्वीर ऐसी भी आई है कि देखकर हंसी आती है कि साहब एक जानवर को कंधे पर बैठाए हुए हैं। तो आखिर ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ये कौन सी जो है भारतीय जोड़ो यात्रा की बात चल रही है? क्या भारत जोड़ो यात्रा यही है? जिस पार्टी ने भारत को तोड़ने का कार्य किया, आज वो भारत जोड़ने की बात करती है। और एक बात और है, जिस सावरकर को सेलुलर जेल में जो रखा गया अंडमान में, वहाँ एक व्यक्ति एक दिन भी नहीं रह सकता है। उन्होंने 20 साल काटे और उन्हें एक पार्टी आतंकवादी कहती है। जी, क्या ये आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है कि जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी, जिसके वजह से भारत की जनता जान सकी कि 1857 हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उस व्यक्ति को आतंकवादी, और वैसा व्यक्ति जो आंदोलन करने के लिए अंग्रेजों से पैसे लेता था, उसे राष्ट्रपिता कहा गया। ऐसा है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, बल्कि जिस पार्टी को इशारा कर रहे हैं आप, कि सावरकर जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, अब उसी पार्टी अभी भारत जोड़ो यात्रा की चल रहा है, उस दरमियान उन्होंने कर्नाटका में सावरकर जी की भी तस्वीर लगाई थी, बैनर लगाया था। ये अलग है कि बाद में फिर कुछ दिनों के बाद वो बैनर हटा दिया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि आज कांग्रेस के पास तो कोई नीति ही नहीं है। चूँकि इसके पास कोई नीति नहीं है, इसीलिए इसकी स्थिति इतनी
पूरी है। नहीं, लेकिन सावरकर जी पे डाक टिकट जारी करने वाली श्रीमती इंदिरा जी थी। इंदिरा जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में सावरकर जी पे डाक टिकट जारी किया, और आज उनके ही वंशज लोग उन्हीं को गाली बक रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, देश स्वतंत्रता के बाद अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे मजबूत भारत दिखा आपको, तो वो इंदिरा गांधी के दरमियान, क्योंकि उन्हें लेडी आयरन कहा जाता था, उनके सख्त जितने भी नीतियाँ या उनके जो भी निर्णय होते थे काफ़ी सख्त होते थे। उसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने नो डाउट एक न्यू इंडिया को साकार किया। कंप्यूटर वगैरह जो भी है उन्हीं की देन है। टेक्नोलॉजी उन्होंने काफ़ी डेवलप किया। लेकिन जो कांग्रेस इतना मजबूत दिखा और रहा, जिसने 60-65 साल राज किया इस देश पर, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मात्र 8 सालों में वो कांग्रेस इतनी रसातल में चली गई कि वह अपना एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकता है। एक अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए जो कल तक उनके आगे पीछे कर रहा था, वही विरोध कर दिया। तो सवाल बताए कि उनके नेता भी तो उनके अब वश में नहीं है, उनके नियंत्रण में नहीं है, तो देश कैसे संभालेंगे? ये हकीकत है। देखिए, राहुल गांधी निसंदेह एक ऐतिहासिक परिवार से हैं, और चूंकि उनका परिवार शुरू से लेकर अंत तक राज सत्ता से जुड़ा रहा है और आज वो सड़क पर हैं, जो उनकी स्थिति है वह देखता हूं तो तकलीफ होती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि सिर्फ सहानुभूति के कारण, सिर्फ अपनी इमोशन के कारण किसी को देश सौंप दूं और वो देश चला नहीं पाए, तो ये तो देश के लिए विश्वासघात होगा। किसी को नहीं, अयोग्य व्यक्ति को। मेरे कहने का मतलब यही है, मैं नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आपने उसको स्पष्ट किया, ठीक है ना। यहाँ तो अगर हकीकत है कि एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए भी एक योग्य व्यक्ति की ज़रूरत होती है, और नहीं, अगर उस मुखिया योग्य नहीं होता है तो परिवार बिखर जाता है। और यहाँ तो देश में 130 करोड़ की आबादी है। ये आपको नहीं लगता आज की राजनीति को देखते हुए लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी अति आवश्यक है? तो वर्तमान परिस्थिति में विपक्ष नाम की चीज नहीं बची, और वर्तमान प्रधानमंत्री का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिखता है जिसका फायदा इसे मिलता है। तो सवाल पैदा ये होता है कि जब उनका कोई वैकल्पिक है ही नहीं, कोई विकल्प है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो उसमें वर्तमान प्रधानमंत्री की क्या गलती है? नहीं, प्रधानमंत्री की गलती मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि लोकतंत्र के लिए ये स्थितियां हाँ, निसंदेह लोकतंत्र के लिए स्थिति उचित नहीं है, खतरनाक है। क्योंकि जब विपक्ष एक मजबूत विपक्ष नहीं होता है तो सत्तासीन पार्टियां जो हैं वो अनियंत्रित होने लगती है। ये निसंदेह डर होता है इस बात का, लेकिन ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है सत्तासीन पार्टी के जो नेता हैं वो कितने सही निर्णय लेने वाले हैं। एक वक्त था जब पक्ष में इंदिरा जी जैसी लीडर थीं और विपक्ष में वाजपेयी जैसे लीडर थे। उस समय का लोकतंत्र और आज विपक्ष विहीन लोकतंत्र देश के लिए कितना खतरनाक है, वो तो आर्थिक स्थिति से लेकर सभी जगह दिख रहा है। इस पर थोड़ा हमारा आपका मतभेद हो सकता है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वर्तमान सरकार में हमारा देश कमज़ोर है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि वर्तमान सरकार में हमारा देश सुरक्षित है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो तो एकजुट हो ही नहीं पा रहे हैं। वर्तमान विपक्षी दल, भारत का विपक्षी दल किसी भी एंगल से भारत का विपक्षी नहीं दिखता, वो विदेशियों का एजेंट दिखता है। जिस देश में वंदे मातरम का विरोध करने वाला विपक्ष, भारत के सम्मान पे विरोध करने वाला विपक्ष
तो वैसे विपक्ष को तो पूरे के ढेर में फेंक ही देना चाहिए ना। एकदम फेंक देना चाहिए, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है। बल्कि जहाँ भी कोई दिखे कि हाँ ये वंदे मातरम का विरोध करता है, राष्ट्रीय गान का विरोध करता है, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाता है, वैसे व्यक्ति को तो भारत में रहने का अधिकार नहीं है। निसंदेह अधिकार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि क्राइम करना चाहिए उसके कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोग माने ऐसे लोग जो कि देश विरोधी हैं, उदंडता तो करते ही हैं, बावजूद उसके कहते हैं कि यहाँ के लोग असहिष्णु हैं। 80% आबादी यहाँ की असहिष्णु है, 80% होके भी वो कमज़ोर है। और 20% जो अल्पसंख्यक हैं, वो 20% अल्पसंख्यक होकर एक बात ये समझ नहीं आती कि जब 20% है तो वे अल्पसंख्यक कहाँ है वो। संविधान के अनुसार तो 10% के बाद अल्पसंख्यक रहता ही नहीं है। और दूसरी बात फिर ये कि जब वो 20% होकर 80% पर भारी पड़ रहा है, तो असहिष्णु वो है या हम हैं 80% वाले। वो खुलेआम चैलेंज करता है, चुनौती देता है, कुछ नहीं अपने पुलिस को और सैनिकों को 15 मिनट के लिए हटा दो, मैं दिखा देता हूं क्या होगा भारत का हश्र। और फिर भी वो कहता है कि हिंदू असहिष्णु है, आतंकवादी हैं। ऐसे लोगों को वोट देने वाली भी तो भारत की ही जनता है ना। निस्संदेह, लेकिन प्रश्न ये होता है कि उसे मताधिकार का हक प्राप्त है, मत तो देगा ही देगा, मतदान करेगा ही करेगा। भारत की जनता चुनाव के समय जब अपनी जाति अपना धर्म देखकर कैंडिडेट चुनने लगे, योग्यता देखकर कैंडिडेट नहीं चुनती है, तो हश्र तो होगा। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि ऋषि सुनक जब बनते हैं प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, और जब उनका इतिहास निकलता है तो वो दिखता है कि उनके पूर्वज जो है अखंड भारत के वो निवासी थे। लेकिन इस पर भी विवाद, कुछ लोग ऐसे जो भारतीय की बात मैं करता हूँ, पाकिस्तानी का दावा करता है कि नहीं विभाजित होने के बाद वो हमारे थे, तो थोड़ी के लिए बात चलता है। लेकिन जो भारतीय होकर भी कहता है कि नहीं वो तो पाकिस्तानी था, तो मुझे आश्चर्य होता है। और दूसरी चीज़ बात ये होता है कि ऋषि सुनक को जो उन्होंने चयन किया, सेलेक्ट किया, वहाँ पर कोई नहीं जानता कि किस जाति के हैं। लेकिन इंडिया में पहले तो भाई चलो ठीक है, वो हम ये बात कह के कि भाई वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे वंशज हैं, गौरवान्वित महसूस होते हैं कि जिस देश ने 200 सालों तक हमें गुलाम बना के रखा, आज उस देश पर अगर राज करने कोई जा रहा है, कोई नेतृत्व करने जा रहा है, तो वो भारतीय है। लेकिन चंद जो जातिवादी लोग हैं वो फिर उनकी जाति पर आ जाते हैं, ये तो फलाने जाति के हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज सेवा करते हैं, तो सामाजिक कार्यों के लिए क्या आप उम्मीद करते हैं कि हमें पैसा मिले तो हम समाज सेवा करें? देखिए, सामाजिक सेवा के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिसके लिए आप कर रहे हैं उससे पैसा का उम्मीद करते हैं क्या? नहीं। तो जिन नेताओं ने सामाजिक कार्यों के लिए राजनीति को चुना, उन्हें क्या हक है कि बड़े बड़े पेंशन, बड़े बड़े वेतन लेकर हम लोगों पे बोझ डालें? देखिए, उसका कारण ये है कि आप इसको दो मुहावरों से मैं कहना चाहूँगा। एक या तो चोर चोर मौसेरे भाई, और दूसरा या तो फिर हम आमने समलंगे हैं। सारी पार्टियों के लोग जितने भी विधायक हों या सांसद हों, वो भले ही वहाँ एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन जब उनके लाभ का कोई कानून बनना आता है, सारे एक हो जाते हैं। किसी का वेतन बढ़ना है, किसी का भत्ता बढ़ना है, कहाँ कोई विरोध करता है? अरे साहब, अभी आप ऑल इंडिया कहीं भी फ़ोन करना है, आप 239 रुपये में कर लीजिए, लेकिन अभी भी जो है एमपी को 15,000 रुपये मिलता है। यहाँ पर आम जनता को एक यूनिट भी बिजली फ्री नहीं है, लेकिन विधायकों के लिए जो 2,000 यूनिट पहले। समाज सेवी भी हैं,
सामाजिक कार्य करते हैं, तो क्या आप जिनकी सेवा करने जा रहे हैं उनसे आप पैसे की उम्मीद करते हैं क्या? देखिए, ये प्रश्न आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने कर लिया है तो मैं इसका जवाब देता हूँ। सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति हमारे पास मदद की उम्मीद लेकर आया है, उससे हम पैसा कैसे मांग सकते हैं? तो क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता कि जिस नेता को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं, संसद में विधायक बनाकर भेजते हैं, विधानसभा में, इस उम्मीद से भेजते हैं कि मेरी बात करेगा, वो बनने के बाद केवल अपनी सुविधाएं और अपने पेंशन, अपने वेतन के पीछे लग जाते हैं, क्या ये उचित है? कदापि उचित नहीं है। उसके पीछे सिर्फ एक ही है कि उनके पास विधेयक बनाने की शक्ति है और जिसके कारण वो अनियंत्रित होते हैं। भले ही पक्ष विपक्ष के नेता, विधायक, सांसद आपस में लड़ते हैं, सदन में वो हो हल्ला करेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लाभ का कोई कानून बनना होगा, वो चाहे वेतन की बात हो, भत्ता बढ़ोतरी की बात हो, वो सब एक हो जाएंगे। कोई किसी का विरोध नहीं कर, दिखा दीजिए कि कोई हाँ उस विधेयक के विरोध में किसी ने मतदान किया। तो ये सेवा के बदले जो मेवा ये लोग ले रहे हैं, ये तो किसी भी तरीके से भारत के लिए उचित नहीं है। कदापि उचित नहीं है और हकीकत ये है कि इससे मुक्त कर देना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि अगर ये कानून बन गया कि कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई भत्ता नहीं मिलेगा, तो उसके बाद इसमें जो लोग आएंगे, बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन जो लोग आएंगे साफ सुथरे लोग आएंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मुझे कुछ मिलना नहीं है, मुझे जाके सिर्फ समाज सेवा करनी है, जनता के लोगों को, जनता को मदद करनी है। और हकीकत ये मैं बता दूं कि हम लोग जब किसी को मदद करते हैं ना, तो और कुछ मिले या न मिले, आत्मसंतुष्टि मिलती है, काफ़ी सुख प्राप्त होता है। और कई बार तो हम लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि जहां आवश्यकता है भाई, उतना हम सक्षम नहीं है मदद कर पाएँ। चलिए, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन आपके कथनानुसार वर्तमान परिस्थिति में भारत में, चाहे वो नेता हों, विधायक हों, एडवोकेट हों, पत्रकार हों, ये सारे के सारे अपने चीज़ों के लिए नहीं कार्य कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ धन लोलुपता के लिए कार्य कर रहे हैं, और जिससे न समाज का भला हो रहा है, न देश का भला हो रहा है। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय दिए।